नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि भारत अपने सम्मान के साथ कभी समझौता नहीं करेगा और भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा। भारत कभी भी रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करेगा। तो क्या भारत यूएस के दबाव में? आखिर रूसी राष्ट्रपति पुतिन का इशारा किस तरफ है? क्या रूसी राष्ट्रपति भारत को रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए दूसरे विकल्पों की भी तलाश कर रहा है? आखिर अमेरिका क्या चाहता है? क्या रूस और भारत के रिश्ते खत्म हो जाएं? जबकि अभी तक भारत ने साफ किया है कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों की सुरक्षा का ध्यान रखेगा, अपने राष्ट्रीय हित का ध्यान रखेगा। और अभी तक ट्रंप के टैरिफ दबाव के आगे या ट्रंप के टैरिफ टेररिज्म के आगे भारत ने सरेंडर नहीं किया है। आज डिबेट में इसी बात पर चर्चा। भारत की ऊर्जा जरूरत कितनी है, कितनी आपूर्ति रूस से होती है, डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ टेररिज्म का प्रेशर कितना है, क्या भारत पर किसी तरह का प्रेशर है और क्या भारत तेल के दूसरे विकल्पों पर भी विचार कर रहा है? भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ वॉर के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का एक बयान सुर्खियों में है, जिसमें उन्होंने हिंदुस्तान की तारीफ की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप को सराहा है। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने भारत को अपना जिगरी दोस्त भी बताया है, जिसे खुद को खोखला सुपर पावर समझने वाले अमेरिका को मिर्ची लगनी तय है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को क्लियर मैसेज देते हुए पुतिन ने कहा है कि भारत कभी भी किसी के दबाव के आगे नहीं झुकेगा। उन्होंने कहा, मैं पीएम मोदी को जानता हूं, वो अपने देश के बारे में पहले सोचते हैं। भारतीय किसी के सामने अपमान स्वीकार नहीं करेंगे, भारतीय आत्मसम्मान के साथ जीते हैं। पुतिन का यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर लगाए गए टैरिफ पर निशाना माना जा रहा है। इसके अलावा एक इशारा माना जा रहा है पुतिन का कि भारत को अमेरिका के दबाव में किसी भी सूरत में प्रेशराइज होने की जरूरत नहीं है, दबाव में आने की जरूरत नहीं है और अपनी ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। ट्रंप के टैरिफ से भारत रूस के बीच ट्रेड प्रभावित जरूर हुआ है, लेकिन दोनों देशों ने व्यापार बंद नहीं किया है। अभी हाल ही में जेनरिक मेडिसिन और मेडिसिन पर डोनाल्ड ट्रंप ने 100% का टैरिफ लादा है। इतना ही नहीं, पुतिन ने टैरिफ से घाटे का तोड़ भी निकाल दिया। पुतिन ने कहा है कि अमेरिका के टैरिफ से भारत को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई रूसी कच्चे तेल से होगी। यानी वो कह रहे हैं कि भारत रूस से तेल लेने की क्वांटिटी बढ़ा दे, डबल कर दे, तो जो नुकसान अमेरिका से टैरिफ वॉर से भारत को हो रहा है वो यहां पर आकर बैलेंस हो जाए। व्यापार असंतुलन को दूर करने के लिए रूस भारत से ज्यादा कृषि उत्पाद और दवाएं खरीद सकता है। पुतिन ने साफ कहा कि अमेरिका भारत जैसे साझेदारों पर रूस से इंपोर्ट कम करने का दबाव डाल रहा है, जो अनैतिक है, गैर कानूनी है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों का उल्लंघन है। जबकि अमेरिका अपनी परमाणु ऊर्जा जरूरतों के लिए रूस पर निर्भर है। वहां के न्यूक्लियर प्लांट्स को चलाने के लिए बड़ी मात्रा में एनरिच्ड यूरेनियम रूस से अमेरिका खरीदता है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब खुद अमेरिका रूस से व्यापार कर रहा है तो भारत को क्यों रोक रहा है? यह दोगलापन नहीं तो और क्या है? पुतिन ने कहा कि यह दबाव भारत जैसे देशों को नुकसान तो पहुंचाएगा, जबकि रूस नए बाजार खोजने में सक्षम है और रूस भारतीय हितों की रक्षा करने के लिए भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। भारत रूस के बीच हम ट्रेड की बात करें तो भारत और रूस लंबे समय से एक दूसरे के अच्छे दोस्त रहे हैं, गहरे दोस्त। जब से भारत ने रूस से ज्यादा तेल खरीदना शुरू किया है तब से दोनों देशों के रिश्ते और ज्यादा मजबूत हुए हैं। दोनों देश एक दूसरे से बड़ी मात्रा में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट यानी कि व्यापार करते हैं, बायलैटरल ट्रेड करते हैं। 2013 से लेकर अब तक की बात करें तो यह ट्रेड लगातार बढ़ा है, इसमें इजाफा हुआ है। आंकड़े क्या कहते हैं? 2024-25 में व्यापार 68.7 बिलियन डॉलर तक पहुंचा। कोरोना से पहले यह 10.1 बिलियन डॉलर था, जो लगभग 5.8 गुना ज्यादा हो चुका है। इसमें भारत का एक्सपोर्ट 4.88 बिलियन डॉलर का रहा है, इंपोर्ट 63.84 बिलियन डॉलर का रहा है। भारत का व्यापार घाटा रूस के साथ काफी अधिक है। पुतिन ने इसी इम्बैलेंस की बात कही है और कहा है कि इसे कम किए जाने की जरूरत है। पिछले एक दशक में भारत के रूस को भेजे गए एक्सपोर्ट पर नजर डालें
तो उसमें उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं, मगर ओवरऑल ट्रेड तो बढ़ा है। और यही अमेरिका के लिए किरकिरी का विषय है, अमेरिका को मिर्ची लगने का विषय है। मगर ओवरऑल ट्रेड की अगर बात करें तो ओवरऑल ट्रेड जो है वो ज्यादा नजर आता है। अगर आप भारत से रूस को एक्सपोर्ट देखेंगे तो 2013 में जो 2.42 बिलियन था, 2015 में घटकर 1.61 बिलियन डॉलर हो गया, 2021 में बढ़कर 3.33 बिलियन डॉलर हो गया, इसके बाद 2.39 बिलियन डॉलर हो गया 2022 में, इसी तरह 2023 में 4.06 बिलियन डॉलर हो गया और 2024 में 4.84 बिलियन डॉलर हो गया। ये भारत से रूस को एक्सपोर्ट, यानी कि भारत से जो सामान रशिया भेजेगा है, ये उसके आंकड़े हैं। यानी भारत और रूस ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है, लेकिन अब उसके ऊपर अमेरिकी दबाव है। अब भारत आपको यह भी बताते हैं कि भारत रूस के किन चीजों को इंपोर्ट करता है, भारत से क्या क्या चीजें जाती हैं। भारत से मशीनरी जाती है, इसके अलावा न्यूक्लियर रिएक्टर और बॉयलर 1.11 बिलियन डॉलर, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण 424 मिलियन डॉलर, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट 413 मिलियन डॉलर, एक्वेटिक प्रोडक्ट 124 मिलियन डॉलर, चाय कॉफी मसाले 106 मिलियन डॉलर, कृषि उत्पाद 79 मिलियन डॉलर, अनाज 71 मिलियन डॉलर, सब्जी फल जैसे प्रोडक्ट 43 मिलियन डॉलर, वनस्पति तेल और फैट्स 39 मिलियन डॉलर, कपास यानी कि कॉटन 3.4 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट होता है। अब आपको बताते हैं रूस से भारत को कौन सी चीजें मिलती हैं, यानी भारत क्या इंपोर्ट करता है। एक तो आपको पता है भारत रूस से बड़ी मात्रा में तेल खरीदता है। भारत रूस तेल ट्रेड 2025 में भारतीय इंपोर्ट का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण हिस्सा बना, जबकि चीन दूसरे नंबर पर रूस से तेल ज्यादा खरीदता है। हालांकि कई बार चीन ज्यादा ऊपर नजर आता है। क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम उत्पाद सितंबर 2025 तक 1.58 मिलियन बैरल तेल इंपोर्ट, हर रोज 1.8 मिलियन बैरल का इंपोर्ट। रूस के कुल एक्सपोर्ट में भारत का हिस्सा 38% है। इसके बाद कोयला जनवरी से जून तक 2025 तक 4.3 मिलियन टन का इंपोर्ट, पिछले साल की तुलना में लगभग 33% अधिक। कोयला आयात में रूस की हिस्सेदारी 7.5% की है। इसके अलावा फर्टिलाइजर 2025 के पहले 6 महीने में 25 लाख टन का इंपोर्ट, पिछले साल से 20% ज्यादा। और जैसे कि कोयला के बारे में मैंने आपको बताया, उसमें 33% की हिस्सेदारी। मेटल और मिनरल 2025 में 5 से 6 अरब अमेरिकी डॉलर। कृषि उत्पाद 2024 में लगभग 12% बढ़ा है। गहने की अगर बात की जाए तो 2025 के पहले 6 महीने में 1.181 बिलियन डॉलर, लगभग 26% आयात बढ़ा है। केमिकल्स कुल 14 लाख टन का इंपोर्ट भारत ने किया है। अगर हम रूस की बात करें तो जीडीपी 1.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है, दुनिया में 11वां स्थान है। रूस तेल और गैस का प्रमुख उत्पादक है। जीडीपी का 25 से 30% तेल और गैस से आता है, जो नेशनल बजट का 40 से 45% का हिस्सा है। भारत, चीन, तुर्की, जापान, जर्मनी और यूरोपीय यूनियन के कई देश हैं जो तेल लेते हैं, गैस लेते हैं। रूस भारत को 2025 में पर बैरल तेल लगभग 69.74 डॉलर की कीमत पर बेचता है, जबकि बाकी देशों को यह तेल लगभग 74.37 डॉलर पर बैरल की कीमत पर बेचता है। यानी जाहिर सी बात है, रूस अपने दोस्त भारत को डिस्काउंटेड कीमत पर तेल बेचता है। इसका मतलब यह है कि भारत रूस से तेल करीब 4.6 डॉलर पर बैरल सस्ता खरीदता है। अब आपको यह भी बताते हैं कि कौन सा देश भारत को कितना तेल बेचता है। अगर हम रूस की बात करें तो 37% इंपोर्ट करता है भारत रूस से, 63 डॉलर पर बैरल के हिसाब से, कीमत डॉलर्स में पहले आपको बता दें। इसके बाद है अमेरिका, 7% इंपोर्ट होता है और 83 के रेट से, वो हमें 83 डॉलर के रेट से हमें तेल देता है। अब आप फर्क देखिए, ये जो फर्क आप देख रहे हैं, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम की जड़ है अमेरिका के लिए, हमारे लिए नहीं। हमारे लिए तो अच्छी बात है। अमेरिका को ये जो खाई है 37 और 7 की खाई, ये चुभ रही है और इसलिए अमेरिका परेशान है। अमेरिका चाहता है कि 37 ऊपर चला जाए और 7 नीचे आ जाए, या नीचे 0 भी हो जाए अगर रूस के साथ व्यापार की बात की जाए, और हम अमेरिका से महंगा तेल खरीदना शुरू कर दें। लेकिन हम किस खुशी में अपना बजट बिगाड़ लें भाई? डोनाल्ड ट्रंप साहब से यह सवाल बनता है। उसके बाद ईरान का नंबर है। ईरान से सैंक्शन लगाए अमेरिका ने। पहले हम ईरान से रुपए में तेल खरीदते थे, अब 1% इंपोर्ट हो रहा है, 78
डॉलर के पर बैरल के रेट से। पहले हम अपनी ऊर्जा जरूरत ईरान से पूरा करते थे, ईरान पे सैंक्शन लगा दिया, बोला अब तेल वहां से मत खरीदो। बाइडेन के समय बोला तेल रूस से खरीदो, हमने रूस से खरीदना शुरू किया, अब कहते हैं रूस को भी बंद कर दो। तो भारत कहां जाए, ये किस तरह की तानाशाही है। इसके बाद इराक की बारी है, जो भारत को 21% तेल देता है और $78 पर बैरल के हिसाब से। तो ये है आंकड़ा। इसके अलावा सऊदी अरब जो है 15% इंपोर्ट देता है $83 के रेट से, यूएई 10% $78 के रेट से, और नाइजीरिया 4% ऑयल $83 के रेट से। एक बात तो साफ है कि सबसे सस्ता तेल अगर भारत को कोई देता है डिस्काउंटेड रेट पर, तो वो रूस देता है। लेकिन इस वक्त भयंकर प्रेशर है अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। ट्रंप के 50% टैरिफ के बाद भारत की सरकारी कंपनियों ने रूस से कच्चा तेल खरीदना कम कर दिया। इसलिए पुतिन इशारा कर रहे हैं कि भारत आत्मसम्मान से समझौता नहीं करेगा। यह मैसेज, यह इशारा आखिर क्यों है? भारत के तेल बाजार में एक मिली जुली तस्वीर देखने को मिल रही है। सरकारी और निजी रिफाइनर रूसी कच्चे तेल को लेकर अलग अलग नीतियां अपना रहे हैं। सरकारी कंपनियों ने रूसी तेल की खरीद में कटौती कर दी है, जबकि निजी रिफाइनरी जो हैं वो अभी भी खरीद रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक आपको बताते हैं सरकारी और प्राइवेट तेल रिफाइनिंग कंपनियों ने कितना तेल इंपोर्ट किया है। आइए देखते हैं, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं कि कितना फर्क है सरकारी और प्राइवेट में। सरकारी कंपनियों का आयात 6.05 लाख बैरल पर डे यानी कि प्रतिदिन है, जबकि अगस्त के मुकाबले ये 32% की कमी को दर्शाता है। हमने सरकारी कंपनियों ने भारतीय तेल लेना कम किया है। जून के मुकाबले 45% तक कम तेल खरीदा है रूस से। इसी तरफ इशारा कर रहे हैं पुतिन। सितंबर में रूस से कच्चे तेल का कुल आयात 6% तक और घटा है, यानी हम दबाव महसूस कर रहे हैं। प्राइवेट कंपनियों का आयात 9.7 लाख बैरल पर डे है, यानी प्राइवेट कंपनीज जो है वो आयात बढ़ा रही हैं। समझिए इस चीज को। अप्रैल से अगस्त तक आयात में 8% की बढ़ोतरी हो गई है, क्योंकि सरकार ये कह रही है कि निजी कंपनियों में हमारा दखल नहीं है। निजी कंपनियां अपने फायदे के हिसाब से मार्केट में जहां बेटर तेल मिल रहा है, बेटर रेट पे मिल रहा है, वो ले रही हैं। लेकिन सरकारी कंपनियों ने तेल खरीदना कम कर दिया है। कंपनियों ने 60% से ज्यादा रूसी तेल खरीदा है। प्राइवेट कंपनीज की बात हो रही है। प्राइवेट कंपनी बढ़ा रही हैं, सरकारी कंपनियां कम कर रही हैं। रूस से सस्ता तेल खरीदने का फायदा ऑयल कंपनियों के मुनाफे पर भी दिख रहा है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन आईओसी भारत की सबसे बड़ी सरकारी तेल रिफाइनरी है, जो रूस से कच्चा तेल आयात करती है। हालांकि जुलाई 2025 में कम छूट और अमेरिकी टैरिफ दबाव के कारण कुछ समय के लिए रूस से तेल आयात बंद भी किया गया था, लेकिन बाद में छूट बढ़ने पर सितंबर और अक्टूबर के लिए रूस से तेल खरीद शुरू कर दी गई। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि बीपीसीएल, ये भी एक प्रमुख सरकारी कंपनी है जो रूस से तेल इंपोर्ट करती है, लेकिन जुलाई में आयात कुछ हद तक घटा है। अगस्त सितंबर में रूस से छूट बढ़ने पर खरीदारी फिर से शुरू की गई है। अगर मुनाफा देखें आप भारतीय तेल कंपनियों का, इंडियन ऑयल की अगर सबसे पहले बात की जाए, इंडियन ऑयल 2023-24 में 39,619 करोड़ का मुनाफा, 2022-23 में 8,242 करोड़ का मुनाफा, जो कि 381% बढ़ गया 2023-24 में। भारत पेट्रोलियम की बात की जाए तो 2023-24 में 26,674 करोड़ का मुनाफा, 22-23 में 1,870 करोड़ का मुनाफा, जो 1,326% ज्यादा है। एचपी हिंदुस्तान पेट्रोलियम की बात की जाए तो 2023-24 में 14,694 करोड़, 2022-23 में 8,974 करोड़, यानी कि 64% की विशुद्ध बढ़ोतरी। इन सभी आंकड़ों पर ओवरऑल नजर डालें तो भारत रूस एक दूसरे के पूरक नजर आते हैं, और भारत को रूस ने काफी प्रॉफिट दिया है पिछले 4-5 सालों में। और पुतिन बार बार इसी दोस्ती की बात कर रहे हैं, और भारत को किसी भी स्तर पर घाटा ना हो, इसके लिए वो पीएम मोदी से संवाद कर रहे हैं, इशारा भी कर रहे हैं कि भारत आत्मसम्मान से समझौता नहीं करेगा। लेकिन अमेरिकी टैरिफ का दबाव क्या बहुत ज्यादा है? ट्रंप के टैरिफ प्लान क्या सब बर्बाद करने पर तुला हुआ है? क्या भारतीय सरकारी तेल कंपनियां दबाव महसूस कर रही हैं, इसलिए तेल की कीमतों में और खरीद में गिरावट की गई है? बातचीत करने के लिए इस वक्त मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ इस वक्त मेजर जनरल एके सिवाच जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। स्वागत है आपका। हमारे साथ कादम्बिनी शर्मा, फॉरेन अफेयर एक्सपर्ट जुड़ रही हैं। स्वागत है आपका मैम। हमारे साथ डॉक्टर भरत बरई जुड़ रहे हैं, अध्यक्ष यूआईसीएफ, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर अमन चुग जुड़ रहे हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, आपका स्वागत है।
और डॉक्टर धीरज कौल यूएस से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं और ट्रेड रिलेशंस की जानकार। आपका भी बहुत स्वागत, आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है और साथ ही साथ दर्शकों आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा अमन शुक्ल साहब आपसे। जो पुतिन साहब कह रहे हैं कि भारत आत्मसम्मान से समझौता नहीं करेगा, और जो आंकड़ा अभी मैंने दिखाया कि सरकारी तेल कंपनियों ने डिक्लाइन करना शुरू कर दिया है ऑयल इंपोर्ट को रूस से स्पेशली, जबकि प्राइवेट कंपनीज ने बढ़ाया है, तो पुतिन का इशारा किस तरफ है, क्या बताना चाह रहे हैं? क्या वाकई भारत की इकोनॉमी पर अमेरिका का जबरदस्त इमेंस प्रेशर है? देखिए, नमस्कार है, जय भारत है। इस मुद्दे को आप भूल जाओ कि जो ट्रम्प का जो टैरिफ वॉर है वो रशियन ऑयल खरीदने के कारण है। नहीं, ट्रम्प का जो पूरा मुद्दा है वो ये है कि एक तरह से भारत में अनरेस्ट क्रिएट किया जाए, जिसके कारण जो टैरिफ्स थे लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री पे लगाए गए, टेक्सटाइल पे लगाया गया, ऑटो पार्ट्स पे लगाया गया, जेम्स पे लगाया गया, ताकि लोगों की अनएम्प्लॉयबिलिटी बढ़े एंड फिर जेन जी का बहाना मार के, जैसे फ्रांस में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, वो वैसा क्रिएशन एक करने की कोशिश थी, जो कि मैं फिर कहूंगा ट्रम्प एक किरदार है। पीछे ये पूरी जो रचना रची जाती है वो बाय डीप स्टेट रची जाती है। अब इसी को जो पुतिन साहब ने कहा वो वाइल भारत के कंटेक्स्ट में कहा आत्मसम्मान के पर्सपेक्टिव से, मगर साथ में पुतिन ने यह भी कहा कि अगर आप भारत के ऊपर प्रेशर देंगे तो प्रॉब्लम आपके देश के लिए ज्यादा रहेगी, क्योंकि ग्लोबल ऑयल प्राइसेस बढ़ जाएंगे, जिसके कारण ग्लोबल महंगाई आपके लिए और बढ़ जाएगी, यानी कि यूएस के लिए और वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए, जिसके कारण आपका जो इंटरेस्ट रेट्स की बात नहीं कर रहा, जो यील्ड है, जो बॉन्ड्स हैं, जो यूएस की जो ट्रेजरीज हैं, उनका यील्ड और बढ़ जाएगा, जिसके कारण जो यूएस ट्रेजरीज बॉन्ड्स हैं उनकी वैल्यूएशन और गिर जाएगी। अभी भी गिर रही है। यूएस ने इंटरेस्ट रेट चाहे घटाए मगर यील्ड पे कोई फर्क नहीं आया, और ये प्रेशर यूएस के बैंकों के ऊपर पड़ रहा है, क्योंकि बैंक्स मेजरली यूएस की ट्रेजरीज में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। ये पूरे विशियस सर्कल में यूएस एंड कोई भी कंट्री जो डॉलर के ऊपर डिपेंडेंट है, जैसे कि यूरोप है, कनाडा है, जैसे कि G7 कंट्रीज हैं, उनके लिए सारे चैलेंजेस और बढ़ रहे हैं। तो इसलिए पुतिन ने आत्मसम्मान के साथ साथ हिंट यूएस को भी दिया है कि फंसोगे तुम, भारत को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जी कादमी जी, आपको भी क्या ऐसा ही लगता है? देखिए, मुझे ये लगता है कि हर देश का जो है प्राइमरी इंटरेस्ट जो होता है वो सेल्फ इंटरेस्ट होता है, चाहे वो भारत हो, चाहे वो रूस हो या फिर अमेरिका हो। तो राष्ट्रपति पुतिन ने जो बात की है वो एक तरह से अपने देश के हित की बात वो उन्होंने कही है। हम देख रहे हैं, जैसे आपने भी बताया कि कुछ कंपनियां जो है, सरकारी कंपनियां, उनका जो तेल खरीद है रूस से वो कम हो रहा है। ये कहीं ना कहीं पुतिन के लिए चिंता की बात है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि भारत क्या करेगा वो इसको पहले से बता सकते हैं, प्रीएम्प्ट कर सकते हैं इस बात को। भारत भी वही करेगा जो उसको सबसे ज्यादा सूटेबल लगता है। भारत अगर सैंक्शंस फेस कर रहा है, सेकेंडरी सैंक्शंस फेस कर रहा है, अगर जिस तरह से ट्रंप ने सैंक्शन लगाए हैं, तो ट्रंप जो है वो ये चाहते हैं कि उनके देश का सेल्फ इंटरेस्ट आगे हो, और वो एक तरह से आर्म ट्विस्टिंग कर रहे हैं, और वो सिर्फ भारत के साथ नहीं, बाकियों के साथ भी वो कर रहे हैं। मुख्य झगड़ा जो है वो रूस और अमेरिका के बीच है, और उसका जो युद्ध का जो एक क्षेत्र बना हुआ है वो यूक्रेन है। आज की तारीख में अगर यूक्रेन का युद्ध जो है वो रुक जाता है तो रूस से उनको कोई समस्या नहीं रहेगी। लेकिन अभी जो है, अगर आप इसको एक सिर्फ तेल से बांधे तो ऐसा नहीं है, बल्कि बाकी चीजें भी है। जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का फैक्टर है, ट्रंप की अपनी जो डोमेस्टिक उनके जो वादे उन्होंने किए थे चुनाव के वक्त, वो है, पावर में बने रहने की बात है, ये सभी बातें हैं। दूसरी तरफ पुतिन को अपना युद्ध जो है वो भी फंड करना है, उनके देश में जो युद्ध के कारण कमियां आई हैं उनको देखना है, और भारत को इन सब को बैलेंस करके आगे चलना है, ताकि जो विकास की जो एक गति है वो कहीं भी धीमी ना हो पाए एनर्जी नीड्स के कारण। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकारी कंपनियां बिल्कुल ही कम कर देंगे, जैसे कि ईरान वाले केस में हमें देखने को मिलता है 1% का इंपोर्ट हो रहा है अभी ईरान से। कभी एक टाइम में हम सबसे ज्यादा तेल ईरान से खरीदते थे और रुपए में खरीदते थे। क्या इस बात की ओर इशारा तो नहीं कर रहे पुतिन की ये डिक्लाइन धीरे धीरे इतना नीचे ना चला जाए कि बाद में प्रॉब्लम्स चारों तरफ हो, इनफैक्ट इंडिया को भी हो, क्योंकि हमें एनर्जी सिक्योरिटी के लिए रूस पर निर्भर होना पड़ रहा है, क्योंकि वो बहुत सस्ते में तेल दे रहा है, $69 पर बैरल।
देखिए, जहां तक ईरान का मामला है, मुझे लगता है कि भारत ने उसमें बहुत जल्दबाजी कर दी यूएस के प्रेशर में आने में। लेकिन जहां तक रूस का मसला है, वहां पर भारत ने अपना पक्ष मजबूती से रखा है और अभी भी आगे भी जितना भी हो सकेगा वो इसको मजबूती से रखता चलेगा। देखिए, एक बात बहुत साफ होनी चाहिए कि रूस के तेल पर सैंक्शंस नहीं है, कैप है, प्राइस कैप है। तो ये चीज जो है वो बहुत साफ है। अब भारत निगोशिएशन कर रहा है अमेरिका के साथ, उसमें आगे क्या निकल कर आता है ये देखना होगा। लेकिन भारत जो है वो अपना जो पक्ष है उसको मजबूती से रख रहा है और अब तक जो डिस्काउंटेड तेल मिला है उसका फायदा निश्चित तौर पर भारत को मिला है। और ये जो रिफाइंड तेल है वो न सिर्फ भारत इस्तेमाल कर रहा है बल्कि वो यूरोप भी जा रहा है और बाकी जो यहाँ के साउथ एशिया के देश है, ग्लोबल साउथ जिनको कहा जा रहा है, वहां पर भी इसके कारण काम आ रहा है और अपनी जो जरूरतें हैं वो भी पूरी हो रही है। तो ये मानना चाहिए कि इस बार भारत बहुत ज्यादा दबाव में नहीं आया है। जब दबाव जो है वो राष्ट्रीय हित के ऊपर भारी पड़ने लगेगा तब शायद उस तरह से आगे भारत सोचेगा कि क्या करना है। लेकिन यहाँ पर अभी पूरी तरह से अपनी अभी वैसी कोशिश जो है सिचुएशन बनती आपको नहीं दिख रही। मैं कौल साहब से जान लेता हूं, उसके बाद शिवाज सर आपके पास आ रहा हूं और भरत सर आपके पास आ रहा हूं। कौल साहब, आपको क्या लगता है, क्या प्रेशर है इसकी वजह से ये डिक्लाइन है या फिर ये स्ट्रेटेजिक है? नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, भारत, यू हैव टू अप्रिशिएट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत स्ट्रांग है और अपने इंटरेस्ट को पहले देखती है, बट बहुत ही अच्छे से इन वॉकिंग ऑन एग शेल्स हो रहा है। हमने आप ही के शो पे बहुत पहले भी बताया था, ये जो एक्स्ट्रा 25% टैरिफ है, दिस इज बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर। अगर रुक गई तो दैट 25% शुड कम डाउन। हैविंग सेड दैट, आपने बहुत अच्छे आंकड़े दिए, मैं रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन ये बात सही है, रशिया का ऑयल हमको $4 ऑन एवरेज डिस्काउंटेड मिलता है। लेकिन उसका एक स्क्यूड साइड है जो शायद आप नहीं मेंशन कर पाए, मैं कर देता हूँ। कॉस्ट जो रिडक्शन डिस्काउंट है वो किससे कम हो जाता है? एक तो फ्रेट हाई है, दूसरा रशिया की जो राउट्स हैं कुछ शैडो फ्लीट्स के थ्रू आते हैं, इंश्योरेंस और लॉजिस्टिक का भी कॉस्ट है जो ये डिफरेंस को ईट अप करता है। तो वो $4 एग्जैक्ट $4 नहीं है, उससे कम है। नंबर 2, जिस बात को लेके ट्रंप को सबसे ज्यादा यहाँ पे प्रेशर भी पड़ा और विरोध भी मिला, वो ये हो रहा था कि भारत अपनी रिक्वायरमेंट का ऑयल तो ले रहा था, लेकिन साथ साथ में प्राइवेट कंपनीज वही ऑयल लेकर रिफाइन करके यूरोप को एक्सपोर्ट कर रही थी और देशों को एक्सपोर्ट कर रही थी, जो कि कहीं ना कहीं, अगेन आई हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक थिन लाइन क्रॉसिंग है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के लिए तो कर लीजिए, लेकिन क्या आप रशिया के ऑयल को रिफाइन करके दुनिया भर में एक्सपोर्ट करेंगे? इससे रशिया वेपनरी खरीद के यूरोप और यूक्रेन पे बम्बार्डमेंट करेगा। हम इस टॉपिक पे बात नहीं कर रहे कि वो वॉर किसने स्टार्ट की, क्यों स्टार्ट की। आप मेरा स्टैंड जानते हैं, मैं पर्सनली मानता हूं हिस्ट्री विल जज ये यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की को एज अ विलन इन फ्यूचर, बिकॉज उनके पास बहुत ऑप्शंस थी इस वॉर को इनिशिएट ना करने की। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये आपको भी मानना पड़ेगा, अगर आप अपने देश की नीड के लिए, देखिए आज की डेट के अंदर रशिया इज नंबर 1 एक्सपोर्टर टू इंडिया, ये बात आप समझते हैं ऑयल की, और उसके बाद इराक नंबर 2 है, फिर सऊदी है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन अगर हमको, भारत को जेन्युइन इससे बेनिफिट्स चाहिए, तो मुझे लगता है $4 ऑफ अ डिस्काउंट इज नॉट इनफ, क्योंकि जो नेगेटिव साइड ऑफ सैंक्शंस है भारत के ऊपर जो लग रहा है, उसके बहुत बड़े इंप्लीकेशंस हैं। हमारी यूएस अमेरिकन डायस्पोरा के ऊपर इफेक्ट्स दिख रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये दिख रहे हैं। और फ्यूचर के अंदर H1B जो था एक बहुत अच्छा राउट था एक न्यू जनरेशन को यहाँ पे सेटल करने के लिए। तो इनफ्लक्स ऑफ इंडियन, और आई वुड से 72% आर इंडियंस ऑन H1B, सो दैट इज ऑल्सो गेटिंग इफेक्टेड। तो हमें एज अ कंट्री तो पूरे एक ग्लोबल फिनोमिनल को लेके जज करना, इमोशंस पे नहीं जाना। और मुझे लगता है उसी डायरेक्शन में भारत सरकार ने अपने इंपोर्ट्स कम किए हैं। लेकिन इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि प्राइवेट सेक्टर कब तक इसके पीछे छुप सकता है कि हम इंडिपेंडेंट है, क्योंकि यूरोप का ये मानना है कि ये ब्लड मनी है अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अमेरिका का भी ये मानना है, आप इसको मतलब शुगर कोट नहीं कर सकते। वहां पे डेथ एंड डिस्ट्रक्शन हो रही है, रशिया यूक्रेन दोनों के लोग मर रहे हैं, ट्रंप पूरा कोशिश कर रहे हैं कि वॉर रुक जाए। और मैं भी इस बात को, मैं दोनों कंट्रीज में जा चुका हूं, मेरे मित्र हैं, ये वॉर रुकनी चाहिए, जस्ट लाइक इजराइल एंड गाजा। तो वो एफर्ट डाल रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, उनकी बहुत अच्छी पकड़ है। मुझे लगता है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्यूचर में रोल प्ले करेंगे, और उनके दोनों के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप बहुत कोशिश कर रहे हैं इस वॉर को रुकवाने की, मैं देख पा रहा हूं। वो दूसरी तरफ से
दो चार लेकिन मिसाइलों की लेकिन खेप भेज लेकिन एक देते बात हैं, आपको, हथियार भेज देते हैं, हाँ, और फिर करेक्ट, एक एजेंडा लेकर आते हैं कि लेकिन युद्ध रोक दो। आप इसराइल को लेकिन एक फंड बात करना आपको, बंद कर दीजिए, आप इसराइल को हथियार देना बंद कर दीजिए, युद्ध यूं ही रुक जाए, खत्म हो गया युद्ध। देखिए इजराइल इज अ डिफरेंट बॉल, लेट्स कम बैक टू द वन, गिव मी 10 सेकंड्स। जल्दी तो से प्लीज। एक हाँ, बात ये थैंक यू। समझना जरूरी है कि जो भारत का ट्रेड डेफिसिट, आई एम रिपीटिंग द वर्ड, ट्रेड डेफिसिट जो रशिया के साथ है वो $60 बिलियन का है। और ऐसे 7 सेक्टर्स हैं जो मैं आपको लिस्ट कर सकता हूं अभी, आई थिंक इन द नेक्स्ट राउंड, आई डोंट वांट टू टेक टू मच ऑफ योर टाइम, आई विल लिस्ट दो 7 सेक्टर्स जिसके अंदर भारत वो $60 बिलियन का डेफिसिट ओवरकम कर सकता है और सरप्लस में जा सकता है अगले 1 साल में। और नंबर 2 ये जानना बहुत जरूरी है कि आज कल ही एक स्टेटमेंट आई है पुतिन की कि टोमाहॉक्स मिसाइल अगर आप देंगे हमारी रिफाइनरी पे गिरा तो $100 प्रति बैरल से ऊपर चला जाएगा, कॉस्ट जो दुनिया में कोई देश नहीं देखना चाहता। इस टाइम अमेरिका एज अ मार्केट, यहाँ की स्टॉक मार्केट, यहाँ की ग्रोथ एक बड़ी अच्छी ट्रेजेक्टरी पे है। वी डू नॉट वांट एन एनर्जी क्राइसिस, नोबडी वांट्स इट। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही डेलिकेट सिचुएशन है और यहाँ की अगर एडमिनिस्ट्रेशन रूस और और भारत रशिया की ने एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेड डेफिसिट इक्वल कर लिया तो ट्रंप साहब को ही अच्छा नहीं लगेगा। हम तो करने के लिए तैयार, हम कर भी नहीं लेंगे। नहीं, नो 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 नो, वन सेकेंड, दैट हैज नथिंग टू डू विद ट्रम्प साहब को क्या लगता है। भारत को अपनी ऑल्टरनेटिव ठीक है, मार्केट्स ढूंढनी मैं ही आपने एक पड़ेगी, इंपॉर्टेंट सवाल दैट्स द पूछा, मैं नीड ऑफ द शिवाज सर से आवर। पूछ लेता हूं कि भारत को अपनी एनर्जी सिक्योरिटी नीड तो ठीक है, आप अपनी ऊर्जा जरूरत पूरा कर लीजिए, आप लेके अगर बाहर बेचेंगे, यूरोप को बेचेंगे, दूसरे देशों को बेचेंगे, तो क्या उस पर तकलीफ होना लाजमी है अमेरिका को? बिल्कुल बिल्कुल। देखो एक बात सुनो विवेक, इसको हम ऐसे देखते हैं बिकॉज इसकी अगर हम बायस एनालिसिस करेंगे तो फिर हम किसी नतीजे नहीं पूछेंगे। पहले हम देखते हैं कि हम पहले ऑयल कितना खरीदते थे लड़ाई से पहले। हम 1% खरीदते थे ऑयल रूस से। तो अगर इसका सस्ता था तो पहले क्यों नहीं खरीद रहे थे? क्योंकि उस समय इसका ऑयल महंगा था। और दूसरा इंश्योरेंस पे इनबिल्ट नहीं है। हम 2015 में ईरान से 28% ऑयल खरीदते थे, उसके अंदर इनबिल्ट इंश्योरेंस थी, नज़दीक था, डिस्टेंस भी कम था। मगर जब से JCPO जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन से अमेरिका निकला तो उसने सैंक्शन लगा दी, जो सैंक्शन का नाम है काटसा, काउंटरिंग अमेरिका एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन एक्ट। हमने 28% से 0% कर दिया क्योंकि हमारे ऊपर सैंक्शन ले जाती। हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप चाबार पोर्ट पे सैंक्शन नहीं लगाना, क्योंकि ये एक ऑल्टरनेट रूट है पाकिस्तान को 22 पास करके अफगानिस्तान में, आपकी फौजें वहां हैं और वो सेंट्रल एशियन स्टेट और फिर वो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को जोड़ता है। वो अमेरिका ने माना। अब बात आती है कि क्या काटसा लगा हुआ है रूस के ऑयल पे? बिल्कुल नहीं लगा हुआ। क्योंकि रूस के ऑयल पे काटसा इसलिए नहीं लगाया क्योंकि अगर किस मुंह से लगाते हैं, क्योंकि इसका 42% गैस और 33% ऑयल तो यूरोप खरीदता था रूस से, तो उसके ऊपर लगा देंगे तो वो भी नहीं खरीद पाएंगे। इसलिए उन्होंने एक प्रकार से प्राइस कैप लगा दी। हमने इसका फायदा उठाया, इसमें कोई शक नहीं। आप अपॉर्चुनिस्ट तो करोगे। अब हमने क्या किया, हम 1 से 42%, आप 38% बता रहे हो, कहीं ना कहीं आंकड़े 42% की तरफ करते हैं, हम मान के चलते 40%। हम 40% जो ऑयल है आज की तारीख में रूस से लेते हैं। रूस से हम रुपी डॉलर में ले रहे हैं, रुपी रूबल में ले रहे हैं, डॉलर में नहीं ले रहे। और दूसरा यह है कि सस्ता है, हम अपनी जरूरत है उसके अनुसार ले रहे हैं, और भी ज्यादा ले रहे हैं। क्योंकि ये कहेगा कि कोई कि आप बेच रहे हो, वो तो आपको ऑयल मिल रहा है तो आप बेचोगे भी रिफाइन करके। मगर ये सच्चाई है, हमने इसका फायदा उठाया अपॉर्चुनिटी का। अब बार बार ये बात आ रही है, 2-3 बातें जो फायदा हमको हो रहा है रूस के ऑयल से बिनिस्बत जो हमको नुकसान होगा, जो हमारा एक्सपोर्ट कम हो जाएगा अमेरिका में। अमेरिका के साथ हमारा जो जो ट्रेड है $132 बिलियन का है। हम वहां पर $95 बिलियन एक्सपोर्ट करते हैं और वहां पर करीब करीब $40 बिलियन जो है वहां से इंपोर्ट होता है। हम एक्सपोर्ट क्या करते हैं? हम एक्सपोर्ट करते हैं एक तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम और एक फार्मास्यूटिकल, जिसको छोड़ दिया उसने। $60 बिलियन है टेक्सटाइल, जैम, ज्वेलरी और आपके फुटवेयर, लेदर और ऑटो पार्ट, इनके ऊपर उसने 50% टैक्स लगा दिया। अब इससे क्या होगा, ये जितना भी सामान भारत का जाता था अमेरिका में वो कैंसिल हो गया है, क्योंकि कोई भी उतना महंगा चीज लेगा नहीं जब उनको ऑल्टरनेटिव नहीं, लेकिन इंडोनेशिया। पुतिन क्या कह रहे हैं कि भारत आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं करेगा। मैं बताता हूँ, कहीं वो हम अपने तेल बोलेंगे। कहीं हम तेल बंद तो नहीं करने जा रहे रूस से, मैं ये पूछना हाँ, चाह रहा मैं हूं। आपको समझने की बात है, हर आदमी अपना इंटरेस्ट देख रहा है। अगर आप एक बार जंप मार के उधर आ रहे हो तो मैं वो बताता हूं। अब पुतिन साहब जी लड़ाई तभी लड़ सकते हैं जब उसकी इकोनॉमी चलेगी।
इकोनॉमी चलेगी उसकी। दो ही एक्सपोर्ट है, एक तो गैस ऑयल और एक आर्मामेंट। आर्मामेंट वो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट बहुत है। ये तो काबिले तारीफ है रूस की कि वो अकेला इतने हथियार बना रहा है कि वो 3 साल से डटा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। मगर सच्चाई यह है कि अगर भारत और चीन जो कि मेजर ऑयल लेते हैं रूस से, वो टर्की लेना भी है। बंद कर दे, फॉर मिसाल के तौर पे, मैं आपको ये नहीं कह रहा करना चाहिए, मिसाल के तौर पे अगर हम कर दें जस्ट फॉर डिस्कशन से, तो रूस जो है वो घुटनों पे आ जाएगा क्योंकि उसका एनर्जी में ही तो एक्सपोर्ट है। वो उसको फिर इकोनॉमी डाउन हो जाएगी, वो पहले चीन के ऊपर डेवलप डिपेंडेंट था और हो जाएगा। तो वो उसको अपना इंटरेस्ट है, ये वही पुतिन है। जबकि रशिया लेकिन चुनना तो पड़ेगा ना सर। मुझे लग रहा है कि जिस तरह के हालात हैं अगले 3 साल में आपके पास विकल्प रहेगा नहीं, आपको हाँ, सिलेक्ट बिल्कुल। करना पड़ेगा, आपको वरीयता देनी पड़ेगी। आपके लिए मैं टॉप ये- प्रायोरिटी मैं- कौन मैं है? ये- आपके मैं पास एक यूएस बार रिलेशन विवेक- टॉप प्रायोरिटी दस- पर, या फिर आपका पुराना दोस्त रूस आपके लिए टॉप प्रायोरिटी? आपके लिए टॉप प्रायोरिटी कौन है? मैं यही कहने की व्हाट इज कोशिश योर कर रहा हूं। चॉइस? Choice is your national interest is the first thing. In international relation there are no permanent friends and enemy. मैं कुछ आपको इशारा कर रहा था, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो रूस से हमारे बड़े एक्सपेक्टेशन थे कि जो स्टेटमेंट दी जाएगी वो भारत के पक्ष में दी जाएगी, वो इतनी नहीं दी गई। उन्होंने न्यूट्रल स्टेटमेंट दी। ये सोचना कि कल को आपके साथ बिल्कुल खड़ा होगा, कोई नहीं खड़ा होगा। वो आप अपना इंटरेस्ट देखना है। पुतिन अपना इंटरेस्ट देख रहा है। पुतिन को पता है कि अगर भारत जी। ने ऑयल लेना बंद कर दिया तो उसको प्रेशर पड़ेगा। आपको ठीक सिलेक्ट है क्या सर। करना, जी। मैं विवेक एक मिनट, हाँ। आपने सिलेक्ट करना है जो जी सर। आप कमा रहे हैं रूस से वर्सेस जो आप घुमा रहे हैं अमेरिका में, क्योंकि आपका $60 बिलियन जो ट्रेड है उसको इफेक्ट हुआ है, उसका आप क्या भरपाई कर पाएंगे? क्या आप उसकी ऑल्टरनेट मार्केट ढूंढ पाएंगे? क्या रूस उसको खरीदने को तैयार है? क्या चीन उसको रूस तैयार है? आपको ये एक प्रकार वार गेम ठीक करना है। है जो आपके नेशनल इंटरेस्ट में है। क्या विवेक, फैसला मुझे करे लगता है भारत? वो करे। जी, भारत का क्या फैसला होना चाहिए? बरई साहब, आप क्या देखते हैं अमेरिका की नजर से? कॉल साहब, इसके बाद मैं आ रहा हूं आपके पास। बरई साहब। भारत रूस के साथ अपने रिलेशंस है वो रखना चाहिए, लेकिन ज्यादा तेल खरीदने की जरूरत नहीं है। रूस से हमको वेपन्स भी मिलते हैं, लेकिन अमेरिका से भी वेपन्स मिलते हैं। हम तेल भी अमेरिका से ले सकते हैं, हम दूसरे देशों के पास भी तेल ले सकते हैं। और 5 मिलियन भारतीय अमेरिका में रहते हैं। कई लोग H1B वीजा पर भी आते हैं, कई लोग स्टूडेंट्स भी आते हैं। तो हमको बैलेंस रिलेशनशिप रखनी चाहिए। मैं ये जरूर बताऊंगा कि यूक्रेन में जो हो रहा है रशिया को खत्म करना चाहिए। यूक्रेन के कभी 70 या 80 हजार सैनिक मर गए हैं, रशिया के कभी 2,50,000 सैनिक मर रहे हैं। कितनी स्त्रियों विधवा हो रही है, कितनी माताओं ने अपने बेटे खो दिए हैं। और 3.5 साल में निगोशिएशंस नहीं हुए हैं, क्योंकि ऑल वॉर्स एंड विथ निगोशिएशंस एंड ट्रीटी। तो ये बात जरूर है कि पुतिन साहब को रशिया में यूक्रेन में जो युद्ध हो रहा है खत्म करना देना चाहिए। उनके कुछ पॉइंट है, लेकिन वो निगोशिएटिंग टेबल पर मिल सकते हैं। इसलिए हजारों सैनिकों को मरने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, लेकिन अमेरिका में जो भारतीय रह रहे हैं या जो भारतीय H1B वीजा लेकर गए हैं, वो तो अपनी काबिलियत पर लेके गए। उसमें भारत सरकार क्या कर भैया? भारत सरकार का क्या लेना देना? भारत सरकार को कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन दोनों देशों के बीच जो संबंध रहते हैं हाँ। उसके पर प्रभाव तो पड़ता ही है थोड़ा। उनके बाद तो छोड़ो आप, लेकिन उसके मेरिट पर देखो। अमेरिका के साथ हमारा $40 बिलियन सरप्लस है, रशिया के साथ हमारा $50 बिलियन डेफिसिट है। तो फिर अमेरिका में अगर हमारा ट्रेडिंग नहीं हुआ तो $40 बिलियन का सरप्लस चला जाएगा। तो वो भी देखना चाहिए। जो हाई टेक्नोलॉजी इंपोर्ट है, अपाची हेलीकॉप्टर्स है, C-30 ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है, जो P-18 पोजिडन है। सो हम काफी ऐसे हाई टेक्नोलॉजी वेपन्स लेते हैं जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। तो अपना इंटरेस्ट देखना चाहिए कि भारत के नेशनल इंटरेस्ट में क्या है। अगर चाइना के साथ हमको वेपन्स चाहिए, हाई टेक्नोलॉजी वेपन्स, तो कहां से लाएंगे? रूस के पास ऐसे कोई नहीं है कि वो 45 दिन तक उनकी एयरप्लेन हवा में रह सके और जासूसी कर सके। तो हमको ये भी देखना चाहिए कि रशिया के साथ जुड़ना, अपोजिट करना है, पाकिस्तान के साथ करना है, तो भारत के बेस्ट इंटरेस्ट में क्या है। मेरा ख्याल है कि दोनों देशों के साथ रूस
और अमेरिका के साथ बैलेंस करके अपने रिलेशंस करने चाहिए, क्योंकि दैट इज इन इंडियाज नेशनल इंटरेस्ट। ठीक है, कौल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? कौल साहब। डॉक्टर बरई ने बिल्कुल सही बात बोली। मैं बार बार रिपीट करता हूँ, आई हैव ट्रैवल्ड टू बोथ प्लेसेस मेनी टाइम्स एंड आई हैव फ्रेंड्स देयर। बहुत डेथ एंड डिस्ट्रक्शन, हमने आप ही के $350 बिलियन रिकंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वहां पे, 7,000 लोग रोज मर रहे हैं। तो किसी ना किसी को तो इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। और मैं बहुत हैरान हूं, अगर चाइना अपने आप को सेकंड पैरेलल पावर मानता है तो क्या उसने दुनिया के लिए किया है अदर देन ऑन इट्स सेल्फिश इंटरेस्ट। आप एक चीज बता दीजिए जो चाइना ने ग्लोबल इंटरेस्ट के लिए किया हो। अमेरिका की मैं 1000 चीजें आपको गिना सकता हूं, ऑल्दो देयर आर नेगेटिव्स एंड प्लसेस, बट वी हैव अ प्रॉपर सिस्टम टू लुक इनटू थिंग्स। जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट होते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। और एक बात मैं आपको और बताता हूं, रशिया का अगर आप ग्लोबल एक्सपोर्ट उठा लीजिए 110-108 मिलियन बैरल्स प्रति डे, उसका 10% रशिया है। तो ये कह देना कि हम रशिया का ऑयल का एक्सपोर्ट रोक देंगे, ऑयल की कीमत $100 प्रति बैरल से ऊपर चली जाएगी। तो रशिया का एक्सपोर्ट चलता रहे एक मिनिमम लेवल तक, ये पूरे वर्ल्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जो बाइडेन, जिसका लोग मजाक बना रहे हैं, उन्होंने इस बात को नजरअंदाज किया कि इंडिया के ऊपर कोई बात नहीं, आप लेते रहिए। लेकिन अगर आप अपने आप, क्योंकि आप बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं, आप डाइसेक्ट करिएगा कि पिछले 3 सालों में एक्सपोर्ट ऑफ रिफाइंड ऑयल इंडियन प्राइवेट कंपनीज ने कितना बढ़ा दिया परसेंटेज वाइज। इट विल बी आई ओपनर फॉर यू। उसके इंटरेस्ट इन लोगों को पास ऑन हो रहे हैं, ये भी देखना जरूरी है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, भारत और इंडिया, यूएस एंड इंडिया आर नेचुरल अलाइज। पिछले 25 सालों से हजारों ब्यूरोक्रेट्स, हजारों डिप्लोमेट्स, पॉलिटिशियंस, प्राइम मिनिस्टर्स मुझे का तो लगता हार्ड था वर्क इंडिया रशिया नेचुरल अलाइज है, आपने तो नेचुरल अलाइज की परिभाषा चेंज कर दी। कौल साहब, मैं आपको फिर बता रहा हूं, आई नो इट मे साउंड फनी टू यू, बट आई एम नो टेलिंग नो यू इट्स नॉट अगेन फनी, एंड मैं अब रिस्पॉन्सिबली। समझना चाह रहा हूं चीज को। मैं आपको समझाता हूं, अगर आप समझना चाहते हैं तो मैं समझाता हूं। आज दुनिया, मैं जिस स्पेस में काम करता हूं, एआई की वर्ल्ड है। आप अगर मार्केट्स को देखें आपको समझ आ जाएगा, देयर इज नो। और इंडिया इज अ नेचुरल बॉर्न अलाइव फॉर एआई रेस अगेंस्ट चाइना। और इंडिया और अमेरिका के टाइज बहुत स्ट्रांग है लोगों के बीच में। वी आर स्ट्रांग डेमोक्रेसीज, नॉट, इसका मतलब ये नहीं है कि रशिया और इंडिया के टाइज खराब हो, दैट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। लेकिन इंडिया और अमेरिका के टाइज सस्टेन करना ग्लोबल ग्रोथ के लिए इतना इंपॉर्टेंट है। मैं बता, मेरे खुद के फ्रेंड हैं जो डिफेंस कंसल्टेंट है, एक्सपर्ट इन वॉल स्ट्रीट। अगर मैं आपको टेक्नोलॉजीज के बारे में बताऊं जो कौल साहब, यही बात तो अब मौजूदा अमेरिकी सरकार नहीं समझ रही है। हमारी तरफ से तो सारी अंडरस्टैंडिंग, हमने कोई प्रोवोकेशन वाला काम नहीं किया। इनफैक्ट हमने तेल इंपोर्ट में डिक्लाइन ही किया है। और मैं एक सवाल ऐड कर दूं, आप बोल लीजिएगा। मैं बस ये कह रहा हूं, आपने कहा कि आप ईरान से तेल लेना बंद कर दिया, आपने ईरान पे सैंक्शन लगा दिया, आपने चाबहार पोर्ट पे सैंक्शन लगा दिया, आपने बोला आप वहां से काम नहीं कर सकते हैं। हमने ईरान से तेल लेना बंद कर दिया, हमने 1% पे कर दिया। आपने कहा आप रशिया से तेल लो, हमने रशिया से तेल लेना शुरू कर दिया। अब आप कह रहे हैं रशिया से लेना बंद कर दो, फिर कल को आप कहेंगे फलाने कंट्री से लेना बंद कर दो। आखिर ये जो एक तरफा फैसला है, या फिर ये जो तानाशाही, सो कॉल्ड तानाशाही है, कब तक, कैसे, क्यों एक्सेप्ट करें? देखिए, एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि ट्रंप और पुतिन के रिलेशनशिप्स अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। और ट्रंप और मोदी जी के भी बहुत अच्छे रिलेशन। दिस इज नॉट पर्सनल, ये एक देश को कंपनी के जैसे चला रहे हैं जो कि नॉन कन्वेंशनल है। इज इट गुड और बैड, ये टाइम दिखाएगा। ये कि और निगोशिएशन कर रहे हैं, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। एक कंट्री पहले ईरान से, फिर रशिया से हमें लेने दिया, फिर इससे डिसरप्शन आता है। लेकिन यह समझना जरूरी है, रशिया यूक्रेन वॉर को रोकने के लिए हमारे पास क्या कार्ड्स हैं। चाइना के खिलाफ हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास रेयर अर्थ है ही नहीं। अमेरिकन कंपनी का नाम है एमपी मटेरियल्स, उठाकर देख लीजिए, 5% पेनिट्रेशन है, उसका स्टॉक 300% एक्स हो गया है। गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है, लेकिन वी आर वेकिंग अप वेरी लेट टू द पार्टी। तो वी आर डिपेंडेंट ऑन चाइना, देयर इज नो क्वेश्चन। पर इंडिया के साथ हमारे पास कार्ड्स हैं। और इंडिया के साथ जो ट्रेड सरप्लस अमेरिका का है 45.8 बिलियन है, जो 50% टैरिफ से 50% रिड्यूस हो जाएगा। $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट पे कितने हजारे लोगों की नौकरियां क्रिएट होती हैं, ये आप मुझसे ज्यादा समझते हैं। और इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, वी रियली नीड टू वर्क टुगेदर विद अमेरिका एंड वाइस वर्सा। अमेरिका नीड्स टू वर्क विद इंडिया। युद्ध रोकने की जिम्मेदारी पूरी दुनिया में सिर्फ भारत ले ले, भारत ही ठेका ले हर जगह युद्ध रोकने की। अमेरिका क्रिटिकल मिनरल इंपोर्ट बंद करे, एनरिच्ड यूरेनियम इंपोर्ट बंद करे, फर्टिलाइजर इंपोर्ट बंद करे, लकड़ी इंपोर्ट बंद करे, एल्यूमिनियम इंपोर्ट बंद करे, स्टील इंपोर्ट बंद करे, आयरन इंपोर्ट बंद करे, फिर हम मानेंगे कि हम भी काम करेंगे आपके लिए। करेक्ट, वो प्रैक्टिकल ऑप्शन है ही नहीं। वी आर फुली डिपेंडेंट ऑन चाइना, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। लेकिन एक बात जरूर है कि अगर अमेरिका और इंडिया साथ बढ़कर चले तो वर्ल्ड को बहुत अच्छी ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी दे सकते हैं।
और ये वॉर को रुकना, पर्सनली स्पीकिंग आई रियली विश ऑल द लीडर्स, ये सिर्फ ट्रंप के ऊपर जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। चाइना का लीडर जो $20 ट्रिलियन की इकोनॉमी में बैठे हैं, दुनिया भर को अपना माल एक्सपोर्ट करते हैं, क्या वो भी स्पेस में आना चाहिए उनको? आई रियली थिंक ही शुड कम इन एंड वर्ल्ड हाथ लीडर्स नीड टू हाथ कम में इन, हाथ डालकर चलना इज अदर थिंग, और एक हाथ में हथकड़ी बांधकर जबरदस्ती ले चलना, दिस इज अदर थिंग। मुझे लगता है ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। कोई जबरदस्ती किसी को साथ नहीं चलवा सकता। मैं कादम्बनी जी का इस पर रिएक्शन चाहूंगा, उसके बाद मैं इस बात सर आपके पास आ रहा हूं। देखिए विवेक, मेरा ये मानना है, सबसे पहले तो हमको ये समझना होगा कि भारत जो है वो एक डेवलप्ड पावर नहीं है, डेवलपिंग नेशन है। तो बिल्कुल अपने आप को बहुत मजबूत समझना और सबको अपने हिसाब से चलाना ये संभव नहीं है। नहीं है, बिल्कुल। अमेरिका जो है वो सबसे ज्यादा मजबूत नेशन आज की तारीख में है, तो वो अपनी कई चीजें जो दूसरों को स्वीकार्य ना भी हो उसको मनवा रहा है। लेकिन ये भी समझना होगा, जब नेचुरल एलाई कहा जाता है भारत और अमेरिका को, तो असल में जिस चीज को हम एड्रेस कर रहे हैं वो लोकतांत्रिक वैल्यूज को हम एड्रेस कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका का जो डीएनए है वो लोकतांत्रिक है, भारत का जो डीएनए है वो लोकतांत्रिक है। तो इसको समझने की जरूरत है। हालांकि एक चीज जो यहां पर कही गई है उससे मैं बिल्कुल अग्री नहीं करती हूँ कि H1B जो वीजा है वो किसी भी प्रकार से तेल से रिलेटेड नहीं है। उसको बिल्कुल रिलेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि असल में वो स्पिल ओवर है जो इलीगल माइग्रेशन हुआ है अमेरिका में या यूरोप के देशों में जो हुआ है, उसका वो नतीजा है जो H1B पर आज गिर रहा है। लेकिन हमेशा ये ऐसा नहीं रहेगा, ना ऐसा था, धीरे धीरे करके ये बढ़ा है, और जहां पर भारत का मेरिट रहा है भारत ने उसे पाया है। तो इसको ये समझना कि ऑयल खरीदना आज की तारीख में अगर रशिया से बंद कर देंगे तो H1B वीजा पर जो भी सैंक्शंस लगे हैं या जो भी रोक्स, रेस्ट्रिक्शंस या नियम बदले हैं वो चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो स्पिल आउट है इलीगल इमिग्रेशन का। तो ये एक चीज भी समझना बहुत जरूरी है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि सिर्फ मामला तेल का नहीं है, तेल से आगे भी बहुत सारी चीजें हैं, और इसलिए भारत और अमेरिका का रिश्ता अच्छा रहना बहुत जरूरी है। भारत और रूस का भी रिश्ता अच्छा रहना बहुत जरूरी है। रूस आखिर क्या कर रहा है? रूस तेल बेच रहा है। जो पुतिन की आपने बातें सुनी, राष्ट्रपति पुतिन की, तो वो उनका सेल्फ इंटरेस्ट है। उनका ये भी सेल्फ इंटरेस्ट है कि आज की तारीख में भी भारत के लाख ऑब्जेक्शन के बावजूद वो जो एयरक्राफ्ट हैं उसके इंजन वो पाकिस्तान को बेचते हैं। और कुछ वक्त पहले तक वो अटैक हेलीकॉप्टर्स बेच रहे थे। लेकिन भारत ने भी अपना जो डिफेंस बास्केट है उसको डाइवर्सिफाई किया है। वो फ्रांस से भी खरीद रहा है, अमेरिका से भी खरीद रहा है। तो ये सभी चीजें किसी एक चीज को निकाल के नहीं देखी जा सकती। ये एक पूर्ण रूप से कंप्लीट पिक्चर जो है वो देखना चाहिए। जी सिवा सर, आप भी शायद इसी ओर इशारा कर रहे थे। हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई क्या है विवेक, हमको इमोशनल नहीं होना है, हमें अपने नेशनल हित को देखना है और देखना हम कहाँ खड़े हैं। अगर हम बिल्कुल ही डिस्कशन एनालिटिकल नहीं करेंगे और यही सोचेंगे कि हम ही ठीक हैं तो शायद हम कहीं ना कहीं गलत जा सकते हैं। देखो सच्चाई बात है, आप जैसे बता रहे $40 बिलियन का ट्रेड सरप्लस, वो तो अलग बात है। आप दे कितना रहे हैं? आप $90 बिलियन का आपका ट्रेड है अमेरिका से, और जिसमें $30 बिलियन ही जो माफ है, उसके अंदर आपके फार्मास्यूटिकल हैं और आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम है। $60 बिलियन जो है आपका टेक्सटाइल है, ऑटो पार्ट्स है, जैम्स है, ज्वेलरी है, उसका लेदर गुड्स है, फुटवेयर है। उसके जितने भी ऑर्डर थे वो बाय एंड लार्ज ये सुनने में आया कैंसिल हो गए हैं। उसकी वजह यह है क्योंकि उनके प्राइस इतनी ज्यादा हो जाएगी वीजा वी दूसरी कंट्रीज के, वहां पर जो ये आइटम है तो वो कोई लेगा नहीं, तो ये जो प्राइवेट कंपनी बंद करेंगी। और हमें जो फायदा हो रहा है रूस से कि ऑयल में, ये कोई शक नहीं जो आपने बताया कि करीब करीब जो इंटरनेशनल रेट है 78 है और ये करीब करीब 63 दे रहा है, तो हमको कम से कम 5-6 बैरल पर डॉलर, $5-6 पर बैरल का फायदा है। तो जो रूस कह रहा है वो अपने इंटरेस्ट में कर रहा है। आज उसको लगता है कि भारत अगर वो ऑयल लेना बंद कर देगा तो उसकी इकोनॉमी डिगमगाएगी, और चीन तो नहीं करेगा क्योंकि चीन के पास एक ट्रम्प कार्ड है। वो ट्रम्प कार्ड है उसका क्रिटिकल मिनरल्स, क्योंकि वो घुटनों पे ला देगा अमेरिका को। अपने पास तो कुछ ऐसा है नहीं, हमें तो अपने हित की तरफ देखना है। अब बात आती है हमारा और अमेरिका का क्या रिलेशन है, ये 20 साल में क्या बदला। मैं आपको ये बताऊंगा कि 20 साल के अंदर चाहे बाईपार्टीजन अंडरस्टैंडिंग, चाहे रिपब्लिक आए डेमोक्रेट, हमने 4 फाउंडेशन एग्रीमेंट किए हुए हैं। उसने किसी देश से नहीं की। कौन कौन सा? कोमकासा, लीमियो, आपका जियोसोमाई और बेका। ये क्या है? इसके तहत आपको रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयर कर सकते हो,
ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हो सकता है, और इसके तहत इसने वेपन दिए हैं हमको। ये C7 ग्रो मास्टर, C13 जे हरकुलस दिया, MQ9 ड्रोन दिए, P8I आएगा। आप कह रहे हैं कि अमेरिका का ये पॉइंट है कि वो कह रहा है कि ये जो $40 बिलियन का ट्रेड जो डेफिसिट है अमेरिका का, उसको पूरा करे। वो कैसे करे? हथियार लें और ऑयल और गैस लें। हथियार वो अब तैयार है कि हमें वो लिमिटेड ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करेगा। हम क्या ले रहे हैं? हम स्ट्राइकर ले रहे हैं, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल, हम जेवलिन ले रहे हैं, एंटी टैंक मिसाइल, हम P8I ले रहे हैं, हम ड्रोन ले रहे हैं वहां से। तो वो हम लेते रहेंगे, उसको हम कैंसिल भी नहीं करना चाहिए। मेरा मतलब ये है, हमें अब रियलिस्टिक वे से चलना है, वो करना है जो नेशनल इंटरेस्ट में। इमोशनल से काम नहीं चलेगा। हर देश अपने नेशनल हित को देख रहा है, क्योंकि देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड एनिमीज इन सस्ता इंटरनेशनल। तेल तो एनर्जी सिक्योरिटी तो है, और क्या है? तो आपको देखना पड़ेगा $60 बिलियन गुमाना है या आपने ये $5 पर बैरल लेना है। आपको ये समझना पड़ेगा कि कहाँ क्या है। क्या आप थोड़ा उसको कम करो, थोड़ा सा अमेरिका की तरफ ज्यादा ले लो, थोड़ा सा उसका महंगा तो है। मैं आपको ये कह रहा हूं, देयर इज नो दी सोल्यूशन। आपको ये नहीं है कि या ये कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा आपको अपने नेशनल हित। अगर आप नहीं देते, मान लो विवेक आपने भी बहुत पहले अच्छा तो बोला, आप यही बात तो पुतिन कह रहे हैं कि पहले आपने जो है वो स्ट्रांग होल्ड दिखाया, और अगर आप समझौता अब करेंगे तो फिर तो ये इसकी पूरी वर्ल्ड में किरकिरी होगी। मतलब इसको बिल्कुल दूसरे नजरिए से देखा जाएगा। हाँ विवेक, पुतिन का क्या एम है? पुतिन इतना बड़ा दोस्त हो गया कि अब वो भारत के बारे में सोचता है या वो लड़ाई के बारे में? उसको पैसा चाहिए, उसको एनर्जी सेक्टर सी मैक्सिमम एक्सपोर्ट करता है। मतलब ये है विवेक, हमें अमेरिका की भी जरूरत है, हमें रूस की भी जरूरत है। मैं ये नहीं कहता, रूस एक ऐसा फ्रेंड है, जब 1971 में जब अमेरिका आपके अगेंस्ट था तो रूस खड़ा रहा, इसमें कोई शक नहीं। मगर अभी आपको अपने नेशनल हित देखने हैं, उसके अनुसार चलना है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक बैलेंसिंग एक्ट करे, एक एडमेंट बिहेवियर ना करे। हमारे लिए क्या फायदे में? विवेक, मैं क्या विकल्प है आगे? जी विवेक, एक चीज में क्वेश्चन मार्क कर देता हूं। यहां पर जितने भी इकोनॉमिस्ट आए हैं, जो भी है, वो ये बताए कि ये जो $60 बिलियन का जो हमारा ट्रेड क्यों इंपैक्ट हुआ है, उसका कितना इंपैक्ट है, उसकी भरपाई हम कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, और ये इसका जवाब कौल साहब दे देंगे। लेकिन पहले भरत बराई साहब से ये जान ले कि भाई अमेरिका किस लिहाज से आज की तारीख में रूस से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, अगर अमेरिका की तरफ अगर भारत थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रखना चाहे। लेकिन अब स्टैंड में बदलाव करना एक बहुत मेजर डिफरेंस पैदा करेगा और बाकी चीजों पर भी क्वेश्चन करेगा। बराई साहब देखो, अमेरिका के साथ अपना डिफरेंस ये सिर्फ ट्रेड में है, ज्यादा तो रूस के ऑयल के लेने के लिए है। दूसरे ऐसे कोई बड़े डिफरेंसेस अमेरिका और भारत के बीच नहीं है जी। तो समझाना चाहिए कि भारत के इंटरेस्ट में है, इसीलिए हम कच्चा तेल रहे हैं। ये बात सही है कि यूरोपियन भी लेते हैं तेल, हंगेरी लेता है, फिर सर्बिया लेता है, स्लोवेनिया लेता है। तो काफी देश यूरोप के वो भी तेल और गैस रूस से लेते हैं। लेकिन जो डिफरेंसेस है मिनिमम करना चाहिए, और मोदी जी को रूस के साथ अच्छे संबंध हैं, तो पुतिन साहब के पर थोड़ा समझाने के लिए कि भाई ये बंद करो लड़ाई, क्योंकि उनके बेटे भी मर रहे हैं, यूक्रेन के बेटे भी मर रहे हैं, किसी को फायदा नहीं हो रहा है। अगर पुतिन साहब मान जाएंगे तो मोदी साहब बड़े डिप्लोमेट बन जाएंगे। काफी डिस्ट्रक्शन जो यूक्रेन में हो रहा है, कितने सिविलियंस मर रहे हैं, कितनी प्रॉपर्टी डैमेज हो सकता है, और रूस के और यूक्रेन के बाद दोनों के बीच अगर समझौता हो जाता है, निगोशिएशन हो जाता है, तो सबको फायदा होगा। कौल साहब कुछ कहना चाह रहे थे? अब आपसे कुछ सवाल भी शिवाज सर ने पूछा था जी। हाँ जी, देखिए रशिया के साथ इमीडिएटली जो लो लाइंग फ्रूट है, कुछ एरियाज हैं जैसे फार्मा, वहां पे डेफिशिएंसीज हैं जेनरिक और ब्रांडेड ड्रग्स की, जो इंडिया बिल्कुल आराम से पूर्ति कर सकता है। सेकंड, उनके कुछ ट्रॉपिकल एरियाज और ये टी, कॉफी, स्पाइसेस, इसका भी हम लोग वहां पे डिमांड है, वो बढ़ाई जा सकती है। फिर हमारी मशीनरी, ऑटोमोबाइल, लाइट मशीनरी, उसकी वहां पे डेफिशिएंसीज हैं। और आईटी एरिया, जिसके अंदर अब उल्टा हो रहा है, अब रशिया के ऊपर साइबर अटैक्स हो रहे हैं, तो रशिया की साइबर सिक्योरिटी की बहुत बड़ी नीड्स हैं, अगले 5 साल 1 दशक से एंटिसिपेटेड है।
वहां पे प्लास्टिक और रबड़ की किल्लत है जो इंडिया सप्लाई कर सकता है, कॉटन टेक्सटाइल के अंदर आ सकता है, जेम्स एंड ज्वेलरी इज नॉट एरिया विद इन ड्यूरिंग वॉर पीपल केयर अबाउट, बट ऑटोमोबाइल पार्ट्स दोज इज अनदर वन। सो दीज आर 7 एरियाज जहां पे अपना जो ट्रेड डेफिसिट भारत का 60 बिलियन, और मैं तो ये कहूंगा ये वॉर होती ना होती भारत को तो आज से 20 साल पहले से ही ऑल्टरनेटिव मार्केट्स ग्लोबली पेनिट्रेशन करने की बहुत जरूरत है। 1.5 बिलियन लोग रहते हैं, यंगेस्ट वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्री है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, और चाइना के साथ भी रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। रशिया के साथ हमारा एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा हमें चाइना को हमारा चाइना के साथ बहुत बड़ा ट्रेड डेफिसिट है। इंडिया नीड्स टू लुक इनटू व्हाट ही कैन एक्सपोर्ट टू चाइना। और अमेरिका और इंडिया का तो डेफिनेटली आप देखेंगे, मैं इस बात को, आई एम अ पॉजिटिव पर्सन, मुझे लगता है ये वॉर रुकेगी, और मुझे लगता है और कुछ लीडर्स का एंटिसिपेट इसमें घुसना जरूरी है, सबको टेबल पे लाना, और भारत का जो एक्स्ट्रा टैरिफ है वो चला जाएगा। और ये बिल्कुल सही जनरल साहब ने बात बोली, इंडिया आई थिंक कैन बाय मोर डिफेंस इक्विपमेंट फ्रॉम अमेरिका, जिससे कि देखिए ट्रंप को भी आंसर देना है, क्योंकि ये ट्रंप के कैंपेन्स में किया गई वादे हैं कि मैं ट्रेड डेफिसिट कम करूंगा, ये आज उठकर सुबह उठ के डिसाइड नहीं किया हुआ। और ये भी बात सही है कि इलीगल इमिग्रेशन के खिलाफ उन्होंने वॉर की, लेकिन मैं एक बात से डिफर करता हूं, ये स्पिल ओवर नहीं है। ट्रंप का अगर आप कैंपेन सुने, मैंने बहुत क्लोजली फॉलो किया है उनको 2019 से, उन्होंने एक भी बारी लीगल इमिग्रेशन के खिलाफ नहीं बोला। मैटर ऑफ फैक्ट ही सेड वी नीड टू रिवैम्प आवर H1 सिस्टम, वी नीड टैलेंट हियर, और वो कर भी रहे हैं, लॉटरी सिस्टम को हटा रहे हैं। हमने आपके शो पे ही बोला था लेकिन कि लॉटरी टैरिफ के सिस्टम नाम पर को हटा ब्लैकमेल रहे। करना ठीक नहीं है ना, जो जबर हाँ, वो आई 100% एग्री विद यू, लेकिन जी। एक बात इसमें अच्छी भी है कि जो H1B वीजा किसी है भी उसके अंदर इस लॉटरी दुनिया सिस्टम के हटेगा। इस दुनिया की किसी भी समस्या को बातचीत के जरिए सुलझाया जा सकता है। युद्ध भी 100%। तभी खत्म होते हैं जब बातचीत के टेबल पर दो देश आते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध Absolutely। भी तभी खत्म होगा जब जेलेंस्की और पुतिन बातचीत के टेबल पर आएंगे। तो बातचीत के टेबल पर भारत अमेरिका आए तो ये टैरिफ विवाद और बाकी प्रॉब्लम्स भी सुलझाए जा सकते हैं, चाहे वो रशिया के साथ ऑयल इंपोर्ट वाला मैटर ही क्यों ना हो। लेकिन बातचीत करना होगा, इसके लिए आप डायलॉग आपको ओपन रखना होगा, आपको जो डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं उसको ओपन रखना होगा। मैं यही मानता हूं। बहुत जी, कुछ कहना चाह रहे, जल्दी से एक बात ऐड करना चाहूंगा, आज की डेट में किसी को भी हक नहीं है भारत को चीप एनर्जी डिफाई, भारत के यूज के लिए चीप एनर्जी डिफाई करने का, बिकॉज इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, और हर ग्रोइंग इकोनॉमी को चीप एनर्जी चाहिए होती है, बिल्कुल। इट्स लाइक ऑक्सीजन। चलिए इसी उम्मीद के साथ कि भारत और अमेरिका के बीच रिलेशन बेहतर होंगे और रूस और भारत के रिलेशन भी और बेहतर होंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।